आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। आप तमाम बहनों को, आप सबको मैं इग्ना सिस्टर्स कनाडा की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इग्ना सिस्टर्स कनाडा के सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है, और इस सिलसिले की आज दूसरी कड़ी के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज दूसरा प्रोग्राम सुनेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसके अंदर सीखेंगे। इसके अलावा एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड मूड डिसऑर्डर्स को जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप तमाम बहनों ने जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था ट्रीट योरसेल्फ, उसको भी ज़रूर सुना होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला आप यूट्यूब पर जाइए, इग्ना सिस्टर्स कनाडा के चैनल के ऊपर आपको इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ज़रूर उसे भी सुनिएगा। और वो बहनें जिन्होंने कि उस प्रोग्राम को सुना तो यकीनन आपने उसके ऊपर अमल भी किया होगा और बहुत से चेंजेस आप अपने अंदर महसूस कर रही होंगी। तो चलिए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इंशाल्लाह तिलावत कुरान मजीद के साथ। मैं आपके सामने सूरह अद-दुहा की तिलावत करूंगी, तो इंशाल्लाह शुरू कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ववजदक आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा السائل فلا تنهر वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कसम है रोज़े रोशन की और रात की जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है, और इन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें नावाकिफ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया और फिर मालदार कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो और साइल को ना झड़को और अपने रब की नेमत का इजहार करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, तो इंशाअल्लाह ताला इस तिलावत कुरान पाक के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से ही रिलेटेड है, और आज के प्रोग्राम में जो चीज़ हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आप देखिए कि हमने शायद पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रोल्स निभा रहे हैं, है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा, और इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रोल्स निभाते हैं, और इन रोल्स को निभाने में बहुत सारे स्ट्रेसेस भी आते हैं, क्योंकि ये दुनिया जन्नत तो है नहीं ना। तो यहाँ पर
प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ टेस्ट भी होते हैं और उससे कुछ स्ट्रेस क्रिएट होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम सिस्टर जवेरिया के साथ ये सीखेंगे कि स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, क्या हर तरह का स्ट्रेस गलत है, क्या स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हमें स्ट्रेस होता है और डिफरेंट जो रोल्स हम प्ले कर रहे हैं उसमें रहते हुए हम कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज करें कि जिसकी वजह से हम मेंटली एंड फिजिकली हर लिहाज से अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकें। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला बहुत ही प्यारी हमारी साथी सिस्टर जवेरिया सईद जो कि हमें ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करेंगी, उनके साथ आज का प्रोग्राम करेंगे। सिस्टर जवेरिया सईद जो हैं थोड़ा सा जान लेते हैं कौन है सिस्टर जवेरिया सईद। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए उनका थोड़ा सा तारुफ रख देती हूँ। सिस्टर जवेरिया साइकियाट्री रजिस्ट्रार हैं, एक ब्लॉगर हैं, राइटर हैं, मेंटोर हैं, काउंसलर हैं एंड कुरान एंड सीरा की टीचर भी हैं। सिस्टर जवेरिया सईद रेगुलरली कुरान हदीस के लेक्चर्स भी कंडक्ट कराती हैं और इसके अलावा पेरेंटिंग, विमेन इश्यूज, challenges for Western Muslims and mental health for girls and women के लिए भी काम करती हैं। जवेरिया सईद पाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया सब जगहों पर मेडिसिन और मेडिसिन की फील्ड में काम करती रही हैं और इसके अलावा सुसाइड एंड क्राइसिस काउंसलर के तौर पर आपने काम किया है और इसके साथ बहुत सारी इस्लामिक एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अटैच्ड हैं। कम्युनिटी कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, मेंटोर भी हैं, इसके अलावा एक बेहतरीन माँ भी हैं और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए मोटिवेशन भी है। तो चलिए इंशाअल्लाह ताला मैं दावत देती हूँ जवेरिया सईद को। सिस्टर जवेरिया प्लीज माइक लीजिएगा एंड जज़ाकल्लाहु खैरा जवेरिया आपके टाइम देने का। एंड आप तमाम सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, नोट्स लीजिएगा आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला और अपने लिए एक्शन प्लान जरूर तैयार कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सिस्टर जवेरिया इंशाअल्लाह आप प्लीज माइक ले लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's a pleasure to be with IGNA Sisters Canada once more. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the best rewards for all the efforts that you're doing. Today we're going to talk about stress management and some of the aspects related to mental health. So basically I'm going to focus upon what stress, what are the factors causing it, and how to manage it. And then how is it linked with mental health issues. So and then we'll take questions if there are any. So let's switch to the slides now. I'm going to share my slides. Okay, let's now talk about stress and stress management. So in today's presentation, we're going to learn some of the things like what are the basics of stress, what is the process of stress, what is good and what is bad stress, and why different people respond differently to stress and some of the strategies, management. And in terms of stress management, we will learn what are the maladaptive responses to stress, like some of the responses which are not healthy for ourselves. So हम उनको कह रहे हैं कि there are maladaptive responses to stress. और उसके बाद healthy coping strategies and when to seek help. Now, what is stress? Stress is different from mental illness. This is very important to note that stress itself is not a mental illness. It is not a diagnosis. It is just your mind and your body's response to a challenging situation. Like whenever your body, when your mind perceives that this is a challenging situation, this is some sort of danger to me, or this is some sort of harm to me, and then this is how the body responds. Your mind responds to the situation. So in this picture, you can see that the whole room is a mess, and the person is
overwhelmed and they're just sitting like that, not knowing how to respond. There is another term which is used as stressor stimuli. So stressors are some of the life situations, such as sometimes you are too overwhelmed with a lot of chores, especially our sisters here. We're working. We have different roles and responsibilities. We are mothers, we are wives, we are looking after our children and our home, and then we're working with an organization like ICNA Sisters Canada, and where we have a lot of work, and we have certain responsibilities to attend classes, to learn ourselves, and to self-groom, and then we have dawah responsibilities, and then when you are in an organization, then you have to manage with different sorts of people as well, and then there is external stresses which are offered to us by the society in general, because we're living in a challenging situation. We're coming from a different cultural background. We have different religious beliefs, and we're living in a society which is like totally different from our belief system. So this itself, the environment in which we're living in, is itself very challenging. And then I think one very relevant stressor is our children, who are in a more challenging position than us. So a lot of our children are dealing with identity crisis, like who do we belong to, this culture, this religion, and the culture they're living in. They're speaking their language, but then they're told that they belong to some different culture. So their parents versus society, friends versus religion. So, and then as parents, we have to deal with that sort of stress as well. This is a very significant stress that we're dealing with. And then if you're a working woman like myself, then you have an additional role. Then you have to balance between work-life balance and then all these things. And on top of that, some sisters are dealing with additional challenging situations, such as maybe their marital life is undergoing problems and issues. Maybe there is financial stress. Maybe there is loss of employment, money issues. Other could be maybe they're looking after a sick person. So there's someone who's sick in the family, and they have this caregiver role. This could be a stress. So these are additional stress. So when I say short-term stress and long-term or pervasive stress, this is what I mean. So short-term stress, something when you have to go to a meeting, and then your child or your child has an important presentation, or he has to go somewhere, and then you have to choose between the two, like how do I manage that? This is a short-term stress. And then intermediate term, maybe loss of employment, maybe a conflict in the family. So this is an intermediate. And then long-term or pervasive stressors are, as I told you, your role as mother, multitasking, and the cultural stress, and dealing with your children and their challenges. So we are like bombarded with different sorts of stresses in our lives. But are all these stresses bad? And why Allah subhanahu wa ta'ala has made the whole life like this? So this is called life, and this is called challenges. But how do our body or our mind respond to these sort of stresses? This is also important. Just wanted to share with you very briefly. I don't want to get into the medical sort of stuff, but then just wanted to share very briefly how our body responds to stress. So you can see our brain, and then in our stomach, like lower down on the sides of our tummy, we have our kidneys, and on the kidneys we have two glands, adrenal glands, and they secrete certain hormones which are called stress hormone. So in times of stresses, in times of challenges, our mind is responding to the challenges, but you can see we have physical signs as well. So we feel like we're shaky, we start sweating, our heart starts racing, so these sorts of things. Because it's not just our mind, but our other organs are also responding to stress, which is why we have the physical signs of stress. So in terms of responses,
let's just see this slide. This is an easier one. So these are one of the 3 responses to stress. जो हमारा response होता है, the response to stress is either fight, flight or freeze. ठीक है. So what is fight like? अब आप एक just imagine कि अगर एक animal है या एक lion है, when it perceives there is danger, so either it attacks or either it flees, or there is a third response which is like freeze, when you don't know what to do, कि आपने भागना है या आपने लड़ना है या आपने वहीं रुक जाना है. So animal की मिसाल इसलिए दी कि जो लोग biology में, जो psychology में, human psychology को पढ़ने वाले, वो कहते हैं कि जो stress response है of human beings at certain level, it is close to the animal response in stress as well. So हम भी इसी तरह करते हैं. So हमारे सामने कोई challenging situation आती है तो हम या तो उससे deal करते हैं या we fly away, or sometimes we don't know what to do and we freeze. अच्छा जनाब. And then it comes to physical. So stress जो है वो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि इसके अंदर different बॉडी ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें उसकी फिजिकल चीजें नजर आने लग जाती हैं. लाइक अब आप इसको अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी स्ट्रेस में होते हैं तो आप स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट, और आपको जो ब्रेन है वो उसके अंदर बहुत ही क्लाउडीनेस हो जाती है. आई डोंट नो व्हाट टू डू. सारी जो सोचें हैं वो मुंतशिर होना शुरू हो जाती हैं. दिमाग में इतनी सोचें आने लग जाती हैं कि आप कहते हैं कि किसी तरह मैं इसको रोक दूं, और मुझे इतने सारे काम करने की मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूं. और अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह की सोचें आती हैं. उसके बाद हमारा जो दिल है वो तेजी से पंप करना शुरू कर देता है. वी स्टार्ट फीलिंग आवर हार्ट बम्पिंग इन आवर चेस्ट. तो हम उसको फील कर सकते हैं. उसी तरह जो है वो बात लोगों को स्टमक एक्स होना शुरू होता है. टमी एक्स होता है, मुझे क्या कहते हैं, बटरफ्लाई स्टमक होता है ना. तो ऐसे बात जो है उनका रिस्पॉन्स ये होता है कि वो बार बार वॉशरूम जाते हैं. ये उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकता है. इसी तरह जो है वो और भी इन्होंने चीजें जैसे कि बताई हैं कि हमारे लिवर, हमारे दूसरे ऑर्गन, तो इस वजह से आपको फिजिकल रिस्पॉन्सेज नजर आते हैं. ठीक है. तो आप किसी शख्स बेचारे को देखेंगे कि उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसकी स्किन पीली पड़ जाती है. ये एक्सट्रीम केसेस के अंदर है, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रही थी कि आपको ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि देखिए स्ट्रेस किस तरह हमारी बॉडी पर इमीडिएटली असरअंदाज होता है. लेकिन इसके अंदर जो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वाला कि अगर ये तो फॉरन इमीडिएट रिस्पॉन्स है ना, कि आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन लगी, आप परेशान हुए कि मैंने क्या करना है, आपका हार्ट रेस करना शुरू हो गया और आप सांस लेने लगे, यू बिकम शेकी और आपको पसीने छूटने लगे और ये सब, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है. लेकिन फिर आप उसको मैनेज कर लेते हैं. लेकिन फर्स्ट कीजिए कि अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेस की सिचुएशन में रहें और आपकी बॉडी मुस्तकिल स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते रहे तो जो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो फिर अच्छे नहीं होंगे. इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है. एंड दिस इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अगर हमारी बॉडी इस परसीव डेंजर में, इसके चाके में जो परसीव करिए, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट जिसको भी हम समझेंगे कि इस परसीव डेंजर के अंदर इस खतरा, जिसको लगता है कि खतरा ये मुझे हार्म कर रहा है, ये मेरे लिए परेशान है, ओ आई एम टू ओवरवेल्म, बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है. अगर ये बहुत अरसे तक इस तरह रहे, ठीक है, और आपका दिल, आपके फेफड़े और आपका जिगर और आपकी ब्लड वेसल्स और आपके स्वेट ग्लैंड्स और आपके स्टमक बहुत ज्यादा अरसे तक इसी हालत में रहे तो फिर उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर. जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है ना, एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, आपको हर वक्त थकन की कैफियत रहने लगती है, भूख जाती रहती है, नींद मुतासर होती है, सर में दर्द की शिकायतें होती हैं, फिर मुस्तकिल एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है. तो स्ट्रेस itself is not a mental illness, it's not a mental illness diagnosis. लेकिन अगर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म रहे, अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना ना सीखें, हम इसको कुछ ना करें, ऐसे रहने दें, तो फिर इसके लॉन्ग टर्म फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों इम्पैक्ट्स होंगे. फिजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, आपको अल्सर हो रहा है, आपको मतलब आपको एसिडिटी रहने लगी है, आपके जिस्म में दर्द रहने लगा है, आपको सर में दर्द रहने लगा है, माइग्रेन्स बढ़ गए. ये फिजिकल इम्पैक्ट है. और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कि फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आपको एंजाइटी होती है, फिर आपके और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस.
and how to relax, how to learn to deal with stress. Now, जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इतने सारे stresses, is this bad? Why Allah subhanahu wa ta'ala has put us in a situation when we're bombarded with challenges and stress all the time? So this slide is important. Not every stress is bad, बल्कि there is good stress and there is bad stress. So अगर बिल्कुल स्ट्रेस ना हो तो हम बोर्डम में चले जाएंगे, फीलिंग ऑफ बोर्डम होगी. और नंबर 2, अगर बिल्कुल स्ट्रेस ना हो तो फिर हमें किसी भी चीज की मोटिवेशन नहीं रहेगी. अब आपका कल प्रोग्राम है और आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं है तो क्या होगा, आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे. आप कहेंगे कि अरे देखा जाएगा, अरे पहले भी होता रहा है, आप उसको डिले करेंगे और आप उसकी तैयारी ही नहीं करेंगे. इसी तरह अगर आपको पता है कि आपके जो है वो मेहमान आने वाले या घर कोई भी अपकमिंग टास्क है, अगर आप उसके बारे में स्ट्रेस नहीं होंगे, अगर आप उसके बारे में जैसे जो ब्रेन का रिस्पॉन्स है उसके बारे में सोचना शुरू करना, प्रिपेयर होना, फाइट का जो वर्ड तो प्रिमिटिव लैंग्वेज में लगे, आज के लिए इसको डील करना, फिर आपकी बॉडी जो है वो जो पंप कर रही है, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपके जो फेफड़े तेज चल रहे हैं, वो इसलिए हो रहे थे ताकि आप उठें और जल्दी जल्दी चलना शुरू करें. आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई ज्यादा होना शुरू हो रही है, आपके मसल्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा होना शुरू हो रही है ताकि आप फिर उठे और प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने उठना है, आपने खाना बनाना है, आपने चीजें मैनेज करनी है. तो आपकी बॉडी असल में आपको उस पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए तैयार कर रही है. इसलिए गुड स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस. तो इसलिए हर चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो बुरा नहीं है. तो देखिए यहाँ पे अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं. गोया के जैसे मुस्लिम सोसाइटी है उसको कोई चीज स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, उसको चैलेंजेस ही समझ नहीं आया तो आराम से घर बैठे हैं. हम कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं वो बस ये खुश है कि हमारा इस्लाम महफूज है, उनको कोई चैलेंज ही नहीं लग रहा तो वो उसके लिए तैयारी भी नहीं कर रहे और वो उसके लिए उठ भी नहीं रहे, उन्हें परेशानी भी नहीं हो रही. तो उसका असर क्या हो रहा है कि उनके यहाँ भी वो सारी खराबियां आ रही हैं. इसी तरह जो हम लोग हैं वेस्ट में रह रहे हैं, अगर हमें चैलेंजेस का पता ही नहीं होगा, हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी जाती होगी. इसी तरह आखिरत आने वाली है, अगर हम उसकी तैयारी ही नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे आराम से कि होता रहेगा उस टिड्डे की तरह जो कि गाना गाता रहा, तो जब सर्दियां आएंगी तो उसका हाल खराब होगा. इसलिए ये भी जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कि आपका दिमाग ये परसीव कर रहा है कि एवरी लाइफ सिचुएशन इज समहाउ बैड फॉर मी, है ना, कि जितनी भी मेरी जिंदगी में स्ट्रेस आ रहे हैं वो मेरे लिए बुरे हैं. और इस वजह से मैं जब मैं इसको बुरा समझ रही हूँ, इस वजह से मैं हर वक्त नेगेटिव स्ट्रेस को नेगेटिव रिस्पॉन्स देती हूँ. अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का हाल तो अजीब है ना, कि उसके ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ उठाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है उसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करते हैं. इसका मतलब है जो लाइफ में परेशानियां आ रही हैं वो हमें बनाने के लिए है, वो हमारी तामीर के लिए है. तो एवरी स्ट्रेस विच इज कमिंग टू आवर लाइफ इज नॉट अ बैड स्ट्रेस, ठीक है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए, और ये एक मुसलमान का ईमान है. तो अगर लाइफ सिचुएशन है, अगर आपके बच्चे जो हैं वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, अगर आप एक कॉन्ट्रास्टिंग कल्चर के अंदर आ गए जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, या अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो ये है तो स्ट्रेस, लेकिन इसका मकसद ये कि आप देन यू लर्न हाउ टू डील विद दैट, है ना. अगर आप एक फाइनेंशियल सिचुएशन में आ गए तो आप लर्न करेंगे कि किस तरह फैमिली काम करेगी और उसको हम मैनेज करेंगे, किस तरह हम अपने फिजूल खर्चियां कम करेंगे और किस तरह हम ज्यादा अर्निंग की कोशिश करेंगे, सेविंग को इस्तेमाल करेंगे. देन यू लर्न हाउ टू फाइनेंशियली मैनेज, इकोनॉमिक्स सीखेंगे आप, है ना. इसी तरह अगर आपको पता लगेगा कि सोसाइटी में ये इश्यूज है तो आप प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे, फिर आप अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, फिर आप ऐसे रिसोर्सेज बनाएंगे जहां पे आपके बच्चे चीजों को ज्वाइन करें, आप अपने आप को नॉलेज से अपडेट करेंगे. तो देखिए मैंने वो पूरी जो सिचुएशन उसको चेंज कर दिया. व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस तो हम हर चीज को नेगेटिव ले रहे थे और हम ओवरवेल्म हो रहे थे, और हमारा जो पैनिक रिस्पॉन्स था, फ्लाइट का रिस्पॉन्स था, और हमारा जो रिस्पॉन्स था वो फ्रीज का रिस्पॉन्स था. तो हम कभी कभार हम लोग आपस में बैठते तो ऐसी बातें करते, माशरे में ये हो रहा है वो हो रहा है, पैनिक, लेट्स रन अवे फ्रॉम हियर. लेकिन देयर इज नो रनिंग अवे. एवरी स्ट्रेस इज नॉट अ बैड स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस एज वेल.
because it helps you to prepare to deal with the situation in a better way, और वो आपको फिर एक you evolve into a better person, आप बेहतर इंसान बनते। तो ये समझना और अपने दिमाग को बताना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट अ मेंटल इलनेस, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो एक चैलेंज है और हमारी बॉडी इसको प्रिपेयर करने के लिए तैयार है। अलबत्ता व्हाट इज बैड स्ट्रेस, देयर इज बैड स्ट्रेस एज वेल, जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं। व्हाट इज बैड स्ट्रेस? बैड स्ट्रेस ये है कि यू थिंक टू मच कि देन यू स्टॉप थिंकिंग क्लियरली, ठीक है, and then your body gets so panicked कि then you fail to function, ठीक है। जैसे आप फ्रीज हो जाए या यू रन अवे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी इसलिए हाइपर एक्टिव हुई थी ताकि यू फाइट, यू डील विद द सिचुएशन। लेकिन बैड स्ट्रेस ये है कि आपकी बॉडी इस तरह केओस में आ जाए, ठीक है, कि वो उसको डील ना करे बल्कि फ्रीज हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड बैड स्ट्रेस। तो हम उसको करेंगे इसलिए। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट थी समझना कि हर स्ट्रेस बुरा नहीं है। अच्छा, हमने इम्पैक्ट ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस भी समझ लिया कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज, एसिड रिफ्लेक्स, डिसऑर्डर्ड ईटिंग, इसी तरह वेट गेन होता है, एपेटाइट किसी की बढ़ जाती है और इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होती है, इसलिए चांसेस होते हैं कि आप ज्यादा बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस जो है वो इम्यूनिटी को कम कर देता है और बीमार ज्यादा होता है इंसान। इससे देखिए मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये वाली स्लाइड में डिस्कस करना चाह रही थी, दिस इज कॉल्ड टनल विजन। सो व्हेन वी आर टू मच स्ट्रेस्ड, ठीक है, व्हेन वी आर टू मच स्ट्रेस्ड देन वी हैव दिस टनल विजन। टनल विजन का मतलब ये होता है कि वी आर फोकस्ड ओनली ऑन द बैड एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। सो टनल में क्या होता है, व्हेन यू आर इन अ टनल तो हमको साइड में कुछ नजर नहीं आता, हमें सिर्फ डार्कनेस नजर आ रही होती है ना, एंड वी आर ओनली फोकस ऑन वन पॉइंट। जबकि अगर आप बाहर होते हैं तो आपको साइड में और चीजें भी नजर आ रही होती हैं। तो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द बैड एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। हम भूल जाते हैं कि हमें इर्द गिर्द हमें सपोर्ट भी हैं, हमारे पास लोग हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वी हैव अदर एबिलिटीज, है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज गिवन अस टू डील विद दैट स्ट्रेस, हम वो भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वी हैव पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइव्स एज वेल। सो जैसे मेरे पास जो साथी आती हैं वो कहती हैं कि देखिए दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स इन स्ट्रेस। सो एक साथी आती है और उनके घर में किसी को कैंसर हो गया और उनके साथ कोई और चीज भी बुरी हुई, तो वो ये कहती हैं कि सब कुछ हमारे साथ हो रहा है और हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। फिर वो गिनवाती हैं कि देखिए अभी कैंसर हो गया, फिर फला के लड़ाई झगड़ा हो गया था, फिर फला के जॉब चली गई थी, फिर फला का वो हो गया था, एंड देन दिस इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग, कैटास्ट्रोफाइज करना कि देखिए मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। एंड देन दे रीच टू अ कंक्लूजन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज नॉट हैप्पी विद मी, इज ही पनिशिंग मी। खासतौर पे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट mental health in Muslim community, this is a theme, this is a topic, this is an aspect which cannot be ignored and cannot be not discussed. We need to discuss it, क्योंकि जब भी हमारे पर कहीं हम इमोशनली चैलेंज होते हैं, कभी भी हम इमोशनली या जहनी तौर पर हम परेशान होते हैं, या कभी भी हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है, कोई चैलेंज आता है, तो हम बिकॉज हम रिलीजियस लोग हैं, हम जो है कुरान और वो पढ़ते हैं, तो वी टेंड टू थिंक, वी आर इंक्लाइंड टू थिंक अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अनहैप्पी विद मी, इज ही पनिशिंग मी, एंड इफ ही इज टेस्टिंग मी देन व्हाई मी ऑल द टाइम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मेंटल इलनेस के साथ आके या मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है मुसलमानों को, यहाँ तक कि उनको हेल्थ में भी मसला करती है कि अगर तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, अगर तो ये अल्लाह ताला की मेरे ऊपर अजाब है बिकॉज मैंने ये बुरा किया था, इसलिए तो अजाब जब होता तो फिर इंसान हेल्प तो नहीं सीख करता, तो वो कहता है ये मेरे साथ मैंने ही कुछ बुरा किया होगा, एंड देन इट पुट्स द पर्सन इनटू फर्दर नेगेटिव थिंकिंग, है ना। फिर वो और नेगेटिव सुनता है, फिर गुस्सा आता है, फिर लोगों से खफा होता है, फिर सोशली आइसोलेट होना शुरू करता है, फिर अपने आप को बुरा कहना शुरू करता है, फिर उसके बाद उसका इबादत में ध्यान खत्म होता है, फिर उसका दुआ मांगने को दिल नहीं चाहता। तो इस तरह ये जो एक नेगेटिव चीज है ये मल्टीट्यूड ऑफ अदर रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करती है और फिर इंसान बिल्कुल डिप्रेशन में जाके पड़ जाता है कि वो हर चीज नेगेटिव अल्लाह ताला मुझसे नहीं आता। सो वन एक्सरसाइज दैट आई डिड
with a few sisters who came to me and they said the same thing कि मेरे साथ ये भी हुआ, ये भी हमारी फैमिली पे तो किसी की नजर है, हमारी फैमिली जो है उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, हम पे तो अल्लाह ताला का शायद अजाब है, हमसे तो शायद अल्लाह ताला नाराज है. एंड दे वर कनेक्टिंग ऑल द नेगेटिव डॉट्स. सो मैंने उनके साथ एक एक्सरसाइज की. अगर आप किसी और के साथ ये एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके साथ मैं आपको फ्री सर्विस दे रही हूँ कि मैंने उनसे ये पूछा या कि आपके फेवरेट कलर कौन सा है. तो फॉर इंस्टेंस दिस पर्सन सेड मेरा फेवरेट कलर जो है वो पर्पल है. सो ओके, आप एक पर्पल पेंसिल ले लें. और कौन सा कलर ऐसा है जो आपको लीस्ट फेवरेट है या यू डोंट लाइक इट एट ऑल. तो फर्स्ट कीजिए कि उन्होंने ये कहा कि मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद है, ठीक है, या उनको जो पसंद था वो पिंक कलर था और जो उनको नहीं पसंद था वो ब्लैक कलर था, ठीक है. देन वी टुक अ व्हाइट शीट और हमने कहा कि रैंडमली कहीं भी रैंडमली आपने ये पेपर लिया, व्हाइट शीट ले ली और अब आप अपनी जिंदगी में आने वाला कोई बुरा इवेंट सोचें जो आपकी जिंदगी में आया है और रैंडमली कहीं भी एक छोटा सा पर्पल डॉट ब्लैक डॉट बना दें जो उनको नहीं पसंद था कलर, ब्लैक कलर. तो उस कलर से आप एक डॉट बना दें. तो उन्होंने एक व्हाइट शीट ली और उसके ऊपर उन्होंने सोचा कि हाँ हमारे फलां को कैंसर हो गया है, तो उन्होंने पेपर पे कहीं भी रैंडमली एक ब्लैक कलर का डॉट बनाया. फिर उनसे पूछा अब और सोचिए और कौन सा बुरा इवेंट है जो आपके जहन में आता है और एक और डॉट कहीं भी बना दें. तो इस तरह वो सोचती गई कि उनके घर में क्या बुरी या उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली के साथ क्या बुरी चीजें हो रही हैं और वो रैंडमली पेपर के ऊपर ब्लैक डॉट्स बनाती चली गई. तो इस तरह 5-10 ब्लैक डॉट्स पेपर पे आ गए. तो मैंने कहा व्हेन यू लुक एट दिस पेपर व्हाट डू यू थिंक. तो उनको ये नजर आया कि मेरी व्हाइट पेपर है, दिस इज माई लाइफ, और इसके ऊपर जो बहुत सारे ब्लैक डॉट्स बने, दिस इज द बैड इवेंट्स हैपनिंग टू मी. सी, मैंने आपसे कहा था कि मेरी जिंदगी में इतने सारे बुरे बुरे इवेंट्स हुए, अल्लाह ताला इज अनहैप्पी विद मी और पनिशिंग या जो भी वो फिर नेगेटिव जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन है. ओके, नाउ दिस इज हैपनिंग. ओह वाकई दिस इज ड्रेडफुल. नाउ टेक द पिंक पेंसिल and think of a good thing in your life and put a pink dot anywhere. फिर उन्होंने वो करना शुरू किया, पिंक डॉट डाला. फिर उन्होंने सोचा अच्छा मेरी फैमिली है जो मेरे लिए है. फिर अब मैं फर्स्ट करें मेरी ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, मैं वर्क करती हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर है, पैसे ऐसे हुआ था, ओके मुझे अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी दी या 2 बेटियां और 1 बेटा दिया, और मेरे हस्बैंड मुझे वो करते हैं. इस तरह वो सोचती गई और मैं उनसे पिंक डॉट्स लगाती गई. So at the end of the situation, at the end of the activity, हमने ये देखा कि जो white paper है उसके ऊपर सिर्फ black dots नहीं थे, उसके ऊपर pink dots भी थे. लेकिन when you're in stress and when you're thinking negatively, then you're only focusing on the black dots in your life, and then you start connecting them, and then you say कि Allah Taala is unhappy with me, और फिर वो सारा negative की तरफ जाते हैं. So this is a cognitive sort of exercise. और इसको इस्लामिक साइकोलॉजी में भी बैठ, ये मेरी अपनी एक्टिविटी है, ये मैंने किसी सीखी नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि ग्रेटिफिकेशन एक्सरसाइज, ठीक है, कि शुक्र की एक्सरसाइज है ये. तो आप इन चीजों को देखें और फिर जितने पिंक डॉट्स आपकी लाइफ में हैं उतनी दफा आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए. तो ये इस तरह है कि आप स्ट्रेसेस को पॉजिटिव अंदाज में कैसे मैनेज करें. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रेस्ड that they are unable to think about the pink dots and they're mostly focused on the black dots. So this is one exercise that I do, or maybe it will help you or it might help you to help someone else. अच्छा, अब एक बात next slide ये थी कि why different people respond differently to stress, है ना? So there are some people who are doing so many things and they're able to do things. The other sisters जिनको आप more than one work did in, so they start getting overwhelmed and they complain or simple. So because there are different factors, every single person is different. So एक तो ये है कि intensive stressor की भी बात होती है ना, कि किसी के ऊपर जो मुश्किल पड़ी है वो वाकई में ज्यादा बड़ी मुश्किल है. दांत का दर्द में और कैंसर में सारा फर्क होता है ना. So इसी तरह आपके day to day challenges with your teens और ये kids होना एक अलग बात है. लेकिन आपका जो बच्चा है वो बाकायदा फर्ज कीजिए कि LGBTQ के इशू में इन्वॉल्व हो गया है या वो कह रहे हैं उसने आपके साथ नहीं रहना है और उसने आउट ऑफ रिलीजन शादी करनी है, तो दिस इज बहरहाल ये एक बड़ा दर्जे का स्ट्रेस है. तो इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए कि यस दिस इज अ लाइफ सिचुएशन, दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, व्हिच इज एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेसर्स इन आवर लाइफ जो कि रहते हैं, उससे बहरहाल बड़ी चीज है, तो एक्नॉलेज करना चाहिए. नंबर 1.
फिर नंबर 2 ये होती है कि प्रीवियसली अगर किसी के साथ हुआ हुआ हो तो वो फिर प्रीवियस मेमोरीज को यूज करके कहता है कि पहले ये हुआ था और पहले भी इसी तरह इतना बुरा हुआ था तो आगे भी बुरा होगा, है ना। तो अगर किसी का पीछे का पास्ट डिफिकल्ट हो तो इट इज लाइकली, और उनका रिस्पॉन्स नहीं हो तो इट इज लाइकली कि नेक्स्ट टाइम उनको जब स्ट्रेस आएगा तो वो उसके अंदर उनके लिए कोप करना मुश्किल होगा क्योंकि उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसीलिए ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभार हम किसी दूसरी सिस्टर को वैलिडेट नहीं कर पाते, वी आर अनएबल टू एम्पथाइज, और हम अपने बारे में सोच रहे हैं उनके साथ ये हुआ तो हम क्या, अरे हमारे साथ भी हुआ था, हमने तो मैनेज कर लिया, आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर सकते। तो हम मिनिमाइज करते हैं, वी टेंड टू मिनिमाइज अदर पीपल्स इश्यूज because we're thinking about us, we're not thinking about them. So when you're validating someone, it is very important to note down, you're not thinking about yourself, you're thinking about this person. Maybe they have difficult previous experiences, which is why their response in stress or to stress is just different from yours, है ना। तो past experience is important है। तो उसके बाद जो है उनका पीछे का तरीका क्या था मैनेज करने का और उनकी अपनी पर्सनालिटी और टेम्परामेंट क्या है। एवरीबडी इज डिफरेंट, समवन इज शाय, समवन इज आउटस्पोकन, किसी के पास स्ट्रेस होता है वो लड़ झगड़ के निकाल लेता है, कोई बिल्कुल खामोश हो जाता है ना। कुछ एक्टिव लोग होते हैं, कुछ इतने एक्टिव नहीं होते, तो हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट है। इसलिए व्हेन यू आर सपोर्टिंग समवन एल्स और व्हेन यू आर सपोर्टिंग योरसेल्फ, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट एवरी सिंगल पर्सन इज डिफरेंट। तो हमने उस बंदे को समझने की और अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। ये स्ट्रेस बकेट थी, होना ये चाहिए कि व्हेन देयर इज स्ट्रेस एंटरिंग इनटू द बकेट देयर शुड बी आउटलेट्स एज वेल, नीचे जो टैप्स लगे हुए ताकि वो स्ट्रेस रिलीज भी हो। लेकिन जब वो अगर आप स्ट्रेस आ रहा है लेकिन यू आर नॉट रिलीजिंग इट, यू आर नॉट यूजिंग योर कोपिंग स्ट्रेटजीज, यू आर नॉट यूजिंग अदर थिंग्स टू मैनेज स्ट्रेस, तो आपकी बाल्टी फिर भरती जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द मैलअडैप्टिव रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। ठीक है, दीज आर अनहेल्दी रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। वो क्या चीज है? वन, अवॉइडेंस, फ्लाइट, है ना। आपको पता है कि कोई साहिबा है, वो आपसे जब मिलती हैं तो वो बातें बनाती हैं आपको बारे में, उल्टी सीधी बातें करती हैं। और एक दफा नहीं हुआ है, एक दफा आपने माफ किया, 2 दफा, लेकिन वो जब मिलेंगी उन्होंने आपको कोई जुमला मारना है, आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करनी है। तो अब आप क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। आप कहते हैं कि मैंने इनसे मिलना ही नहीं, आप उस महफिल में जाना छोड़ देते हैं जहाँ वो होती है। कोई बात नहीं, यही करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कीजिए कि अनअवॉइडेबल हो, यू कांट अवॉइड, है ना, दैट सिचुएशन, यू हैव टू गो देयर। तो अब आपने जाना है एंड द ओनली रिस्पॉन्स यू नो इज टू अवॉइड। सो नाउ व्हाट विल यू डू? तो आपकी एंजाइटी हाइटेंड हो जाएगी और आप कहेंगे कि मैं तो उसको अवॉइड ही नहीं कर सकता, एंड यू डोंट नो व्हाट इज द अदर थिंग। तो फिर आप स्ट्रेस होना शुरू हो जाएंगे और आपको एंजाइटी, तो वो जो एक सिंपल स्ट्रेस था वो एंजाइटी में होगा, और अगर ये मुस्तकिल होगी तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, या आपको कोई और डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है ना। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रेसर की एग्जांपल दी है, ये मुख्तलिफ हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई मसाइल आते हैं, आप उसको अवॉइड करते हैं, यू टेंड टू स्लीप, यू टेंड टू हाइड अवे, यू टेंड टू रन अवे फ्रॉम देम। घर में बच्चों के प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करते, आप छुपाते हैं, आप कहते हैं बस चुप रहो, बस जो हो रहा है होने दो। यू नेवर सिट विद योर किड्स बिकॉज यू आर scared कि what if they say something and I don't know the answer, what if they ask for something and I don't want to provide with them but I can't stop them either. So the best way is to stay quiet and avoid discussion. बात ही नहीं करे बच्चों से, और ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन है कि बच्चों के साथ बात ही नहीं करे because we are scared कि we don't have the knowledge. कोई बात नहीं, you are parents, go talk to them, know the power of being a parent, go, don't avoid it. So avoidance जो है वो फायदा नहीं देती। एक तो इससे चैलेंजेस खत्म नहीं होते, वो रहते हैं वहां पे, लेकिन आप अवॉइड करते। दूसरी बात ये होती है कि सिंस यू डोंट नो एनी अदर वे ऑफ डीलिंग विद द स्ट्रेस, सो व्हेन यू आर इन इट एंड यू कंप्लीटली अवॉइडिंग, तो जब आपको फेस करना पड़ेगा तो आप क्रैश हो जाएंगे, आपसे बिल्कुल उसको डील नहीं किया जाएगा, बुरी हालत होगी। इसलिए लर्न करना जरूरी है कि हाउ टू डील विद इट। दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, कि जिसने आपको तंग किया, आप उसको तो कुछ नहीं कह सके, आपने दूसरों पे गुस्सा निकाला, है ना। जैसे वो साहिबा आपको बातें सुनाती हैं, आप उनको तो कुछ नहीं कह सकती, उनको आप अवॉइड करती हैं, लेकिन वो जो एंगर जमा जाता है वो घर आके आप अपने मियाँ पे लड़ती हैं और आप अपने बच्चों से लड़ती हैं। दिस इज समथिंग जो कि हस्बैंड यूज करते हैं जब जॉब प्लेस के ऊपर, उनके साथ जब एम्प्लॉयर कुछ करता है
मैनेजर कुछ कहता है उसको कुछ नहीं कह सकते, घर आके बीवी बच्चों के ऊपर चीखते हैं। इसी तरह हम खवातीन जो होती हैं वो अपने दूसरे पावरफुल लोगों को कुछ नहीं कह सकते हैं, बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे अपना गुस्सा निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कि आप अपने इमोशन और एंगर को किसी वीकर के ऊपर निकालें और वहां पे ना निकालें। दिस इज अनदर मैल अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, आप उनसे डील नहीं करने लगे, लेकिन अंदर से जो एंजाइटी है उसको आप किसी और तरह निकाल रहे हैं। इस तरह एक और चीज है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब ये होता है कि आप ओवर एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स दें। जैसा कि फर्ज कीजिए कि आपको पता चला कि आपका बच्चा जो है उसने कुछ गलत काम किया है, तो इसका एक रिस्पॉन्स ये था अवॉइडेंस, आपने बात ही नहीं की, आप खामोश ने इग्नोर कर दिया। दूसरा हिस्सा ये था कि आपने उससे कुछ नहीं कहा और दूसरे के ऊपर गुस्सा, किसी और बात पे आपने उससे गुस्सा निकाला, आपने वो बात नहीं की जो उसने गलत किया। और एक्टिंग आउट ये है कि आपको पता चला तो आपने जाके उसके ऊपर चीखना, चिल्लाना और गुस्सा करना शुरू कर दिया कि तुमने ये क्या किया था। ठीक है, उसको यानी अंडर रिस्पॉन्स जो है वो अवॉइडेंस है और ओवर रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिंग आउट है। तो ये सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, यू कैन सी दिस स्लाइड, कि हमारे घर खराब होते हैं, घर बिकम्स मैसी, रिलेशनशिप लड़ाई होती है, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर चीखते हैं और वो खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनसे खुद नहीं होता, हमारी पूरी लाइफ के अंदर एक कैओस आ जाता है। तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। मैंने तो सिर्फ 4 पहलुओं का जिक्र किया है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। खैर, अब हम करें क्या, लेट्स फोकस ऑन इट कि हम करें क्या। नंबर 1 प्रिवेंशन पे बात करेंगे और फिर मैनेजमेंट पे बात करेंगे। प्रिवेंशन क्या है कि आप अपने आप को कैसा बनाएं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने, आपकी कोपिंग स्किल्स जो है वो वेल डेवलप्ड हो, so that when you are in situation of stress you are able to deal with it in a healthy way। ठीक है, so सबसे इसमें 3 और आसान स्लाइड मैंने बिल्कुल बनाई है, और वो ये है कि आप सेल्फ केयर, नंबर 2 अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करें, और नंबर 3 टेक टाइम टू बी स्ट्रेस। और ये क्या चीज है, इनको हम अलग अलग फोकस करते हैं। सेल्फ केयर, दीज आर वेरी टाइनी थिंग्स, इतनी टाइनी है कि जब हम कोई साइंटिफिक लेक्चर देना शुरू करते हैं या कोई बड़ा हैवी हार्डकोर किस्म की प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको आखिर में रखते हैं कि भाई ये तो छोटी छोटी चीज है। But practically, when we start working with a person, then they are the first thing that should be done. And they should be discussed, especially when we're talking about self-help. तो अभी आपको मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं या सीख हेल्प, अभी हमने ये नहीं कहा। अभी हमने ये कहना है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखना है ताकि हमारी जिंदगी में जो लाइफ सिचुएशन वो आती रहेंगी, गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस आता रहेगा, लेकिन हमने उसको मैनेज करने के लिए अपना ख्याल कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर, कि जब वो स्ट्रेस आए तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो टू डील विद इट। तो ये वो छोटी छोटी चीजें जो कि हैं छोटी छोटी, बट दे मीन अ लॉट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। टेकिंग अ ब्रेक इज इम्पोर्टेंट। भागना 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 भागना, आप ये समझ लीजिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये स्ट्रेस की डेफिनेशन ही ये दी है कि ये मॉडर्न लाइफ का रिस्पॉन्स है। ये जो अर्बन लिविंग है, इसके चैलेंजेस और कॉम्पिटिशंस को जो डील कर रहा है इंसान, उसके नतीजे में आज के जमाने की बुराई है, वो ये कहता है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले भी होता होगा ज़ाहिर स्ट्रेस लोगों को, लेकिन ये इतना मार्केट है, इतना सिग्निफिकेंट है इस जिंदगी में कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई मॉडर्न रिस्पॉन्स है, ह्यूमन लर्न ह्यूमन रिस्पॉन्स है या अनकॉन्शियस ह्यूमन रिस्पॉन्स है टू द सिचुएशन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, हम इतना थकते हैं कि हमें ब्रेक का तसव्वुर नहीं है। इसी तरह ईट एंड ड्रिंक हेल्दी, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे खाने में क्या ऐसी चीज है, हम बहुत ज्यादा शुगरी चीजें खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स नहीं ले रहे जो कि हमारे विटामिन हमारे लिए जरूरी है, हम पानी नहीं पीते और पानी को हम रिप्लेस करते हैं शुगरी ड्रिंक से। इस तरह हमारे खाने में हेल्दी डाइट नहीं है, बल्कि हम ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारा वेट पुट ऑन होता है, या हम इतना कम खाते हैं कि हमारे अंदर से विटामिन डेफिशिएंसीज हों, हमें एनीमिया हो। तो आप खुद सोचिए, एक कमजोर मोमेंट एक कवी मोमेंट के मुकाबले में क्यों बेहतर नहीं है, क्योंकि वो फिर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी किसी चीज को फेस करने के लिए। और कमजोरी से मुराद अंडरवेट होना और ओवरवेट होना दोनों चीजें। फिर अपना सेल्फ केयर, जैसे अपना नहाना धोना, साफ रहना, कपड़े साफ पहनना,
ये छोटी बात है, लेकिन जब आपकी जिंदगी के अंदर ये चीजें होती हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है। जब आपको ये पता होता है कि मेरी जिंदगी, जब आपकी जिंदगी मैसी होती है तो आपको हेल्पलेसनेस का एहसास होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सेल्फ कंट्रोल, आपका माइंड आपको बताता है आई कांट कंट्रोल एनीथिंग, है ना, और यू आर इन सच अ हरी कि यू डोंट हैव टाइम टू टेक शावर। सो ये आप ओवरवेल्म का एहसास है। छोटी छोटी चीजें, पर्सनल ग्रूमिंग जिसके अंदर मैंने शावर, कंघी करना, भाई आप कहीं जाती हैं तो आप आखिर आईलाइनर क्यों नहीं लगा सकती, क्यों नहीं टाइम होता आपके पास, या आप कहीं तैयार होती हैं तो आप साफ सुथरे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्लीप को इस तरह कर लेते हैं हम कि ये सारी जो मैंने आपके सामने बातें बताई, ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी एंड टू बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस, बल्कि दीज आर साइंस एज वेल टू नो if you are mentally healthy or not, or if you are having mental health issues. तो अगर आपको कैसे पता चले कि आप मेंटली हेल्दी हैं, आप सारी चीजों को सही कर, डिस्पाइट यू हैव स्ट्रेसेस इन योर लाइफ या नो स्ट्रेसेस इन योर लाइफ, डजंट मैटर, स्ट्रेस से पता नहीं चलता, आपके रिस्पॉन्स से पता लगता है कि आप मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं। तो इन चीजों को देखें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर्स इज योर स्लीप। अगर आपको लगता है कि आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप लेटती हैं एंड यू जस्ट कीप टॉसिंग एंड टर्निंग एंड इट्स हार्ड फॉर यू टू फॉल asleep, आप घंटों जागती रहती हैं और आपको नींद नहीं आती, या इवन इफ यू फॉल asleep देन इट्स हार्ड फॉर यू टू स्टे asleep, बार बार ब्रोकन स्लीप होती है, उठती हैं या आप उठती हैं और आप अनफ्रेश होती हैं और आपकी बॉडी थकी हुई होती है, यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू थिंग्स, दिस कुड बी अ साइन ऑफ कि आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर नुकसान है, या आप अपनी सेल्फ केयर का ख्याल नहीं रख रही हैं। तो ये भी एक साइन है जिससे आपको पता लगेगा कि आप जो है वो, इसी तरह कोई ना कोई हॉबीज होनी चाहिए। और गेटिंग आउटडोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चेंज द सीनरी, वो कहते हैं चेंज द सीनरी, है ना। वी आर ब्लेस्ड टू लिव इन कैनेडा, आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडा मोस्टली, क्योंकि वी हैव गुड नेचर वॉक्स। हम जो जहां भी रहता है, कि पाकिस्तान वालों को कहना इतना मुश्किल लगता है बेचारे लोगों को कि बाहर वॉक पे चले जाए, कहाँ जाए, है ना। लेकिन we're living in Canada where we have parks, we have walkways, we have hills and mountains and lakesides and ponds in almost every community, neighborhood. Go out for a walk. कभी weekend के ऊपर बाहर जाना, these are important things. Talking to friends, having hobbies. मैं personally मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप इतनी stressful आपकी life है, because I deal with very sensitive and stressful stuff every day. जैसे people with suicide ideation, people with self-harming, people who tend to kill themselves, people who are, you know, they're hearing voices. It's a stressful situation. People are yelling, cursing, गालियां दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं. तो how do you manage yourself? लोगों ने मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं. तो अगर आप मेरी लाइफ में देखेंगे, मैं अपना पर्सनल शेयर कर रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम वर्किंग विद इकना और रिलीजियस जो भी यहाँ पे सिडनी के ऑर्गेनाइजेशन है वो सब, लेकिन मेरे पास बर्ड्स होते हैं, मेरे पास कोई ना कोई एनिमल्स होते हैं। मैंने मछलियां रखी हुई थी जब मैं कैलगरी में थी, मैंने प्लांट्स रखे हुए थे, इसी तरह मैं कभी पोएट्री पढ़ी होती हूँ। तो दीज हॉबीज आर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग केक बनाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग राइटिंग करते हैं, राइट, आई राइट, यू ऑल नो दैट आई राइट। और कभी लोग मुझे मजाक से कह देते हैं एंड इट हर्ट्स कि आपके पास वक्त कब मिलता है लिखने का, और कभी कभी कोई हैरान होकर भी कहता होगा, लेकिन ये मेरे लिए एक वे ऑफ रिलीफ है ना। इस तरह मैं कैथारसिस होता है मुझे जब मैं लिखती हूँ। तो क्या आपने अपनी कोई हॉबीज बनाई हुई है अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, है ना। ये सारे काम इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, कैन वी मिनिमाइज स्ट्रेस? ठीक है, हम मैनेज करेंगे, मगर इंसान एक हद तक स्ट्रेस को डील कर सकता है। तो क्या हम कुछ कम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में से? Can we eliminate stressor or can we minimize stressor? Think about it. और ये वाली स्लाइड बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि I'm talking about myself and I'm talking to myself, to be honest. And I was thinking, is there anyone in the world who is in a similar situation like me? मुझे नहीं पता कि आप लोग हैं कि नहीं, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा इस सिचुएशन में, मुझे हो सकता है कि आप लोग भी ऐसी सिचुएशन में होंगे कि when we are dealing with so much कि we feel like we can't let anything go, हम कुछ भी नहीं जान, every single thing is important and I have to do every single thing.
And when I tend to do every single thing in life, then I end up feeling like I can't do anything and I'm overwhelmed and I'm stressed up. So let's think about it कि क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं स्ट्रेस को. तो ये कि ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, ये सारी है, लेकिन प्रायोरिटीज. We can't do everything. I know everything is beneficial, everything is important, but I can't do everything. तो मैं उतना करूं जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ. तो प्रायोरिटीज को करना. कंसिडर डूइंग लेस. क्या कोई चीज कम की जा सकती है? क्या किसी को डेलीगेट किया जा सकता है काम? या सारा मैंने ही करना है, हर प्रोग्राम मैंने ही कराना है और हर प्रोग्राम की हर चीज की तैयारी भी मैंने ही करनी है? इसी तरह खवातीन आती हैं, इतनी स्ट्रेस्ड अप होती हैं, घर में खाना भी खुद बना रही है, सफाई भी. बच्चों को, हमने अपने बच्चों को आज तक कुछ करने नहीं दिया. बहुत अच्छी बात है कि आपने नहीं करने दिया, लेकिन आज आप कोलैप्स हो रही हैं. उसके बरक्स अगर आप काम को डेलीगेट करती हैं, अगर आप अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा आप अपना कमरा खुद साफ करें और अपने कपड़े लॉन्ड्री में रखें, या आप अपनी बेटी से कहती हैं कि वापस आने के बाद आप कम से कम इतना काम करते, तो ये कोई बुरी बात नहीं है. अपने ऊपर सब कुछ लेने की, उनके लिए भी अच्छा है कि वो सीख रहे हैं. सो इफ यू have evolved into a personality when you end up doing everything by yourself, this is not a healthy way of doing it. आप बहुत ज्यादा कुछ करने लगेंगी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है. So again, talking about my personal life, I think one reason why I'm able to do a lot of things is because I delegate work in my family. So हर बच्चे को from the very beginning, when they were little, तो कोई ना कोई छोटा सा काम था, चाहे वो सिर्फ रिसाइकिल फेंकता हो. यानी छोटे बेबी का काम ये था कि वो रिसाइकिल को बाहर रख के आएगा, और उससे बड़े वाला बच्चे का काम था कि वो गार्बेज को रख के आएगा, क्योंकि गार्बेज हैंडल करना मुश्किल है, रिसाइकिल करना आसान है. या अगर यू वांट मी टू मेक लजानिया फॉर यू, देन यू हैव टू स्टे विद मी. किसी को मेरे साथ चीज ग्रेट करना पड़ेगा, किसी को मुझे वेजिटेबल्स निकाल के देने पड़ेंगे. यू हैव टू स्टे विद मी इफ यू वांट मी टू मेक लजानिया. अगर मैं ऐसे नहीं करती तो मैं जिंदगी में जितनी मुश्किल चीजों से गुजरी हूँ, लाइक आई वाज स्टेइंग इन सिडनी एंड माय किड्स वर इन कनाडा एंड देन आई वर्क, तो ये सारा कुछ मैनेज नहीं होना था. कि अल्हम्दुलिल्लाह चीजें जो थी उनको आता है चीजें, और अभी भी कुछ मुश्किल होता है तो हम एज अ फैमिली एक दूसरे को कर लेते हैं. तो आई थिंक मैं आई एम जस्ट गिविंग माय पर्सनल एग्जांपल बिकॉज आई फील लाइक आई हैव टू डू अ लॉट इन माय लाइफ. तो किस तरह करेंगे? तो आप काम को डेलीगेट करना शुरू करें, चाहे वो इतना का काम हो, चाहे वो घर के अंदर हो. ठीक है. फिर नो कहना सीखें. नो कहना बहुत मुश्किल काम होता है. तो अगर नो कहना नहीं आ रहा, अगेन आई एम टॉकिंग फॉर माय सेल्फ, लेकिन यू कैन आल्सो लर्न. तो आप अगर स्ट्रेट अवे नो कहना नहीं आता, तो स्ट्रेट अवे यस कहने के बजाय कहें गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू, एंड दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन. वो है ना कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं. इससे मुझे उससे भी डर लग रहा है, लेकिन आई एम एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट. When someone says something, पहले मैं कहती थी ओके मैं कर दूंगी, जो कहता था मुझे इस वक्त प्रोग्राम चाहिए, अच्छा मैं कर दूंगी, मुझे इस वक्त ये चाहिए, अच्छा मैं आपको करके दूंगी, और मैं किसी भी तरह करती थी, लेकिन उसकी वजह से मैं कोलैप्स हो रही थी. So that I've learned to say कि let me think about it, अब मैं कहती हूँ let me check my schedule, let me check my calendar, I'll get back to you, I'll let you know, maybe I will be a bit late, हो सकता है मैं आज नहीं करा सकूं, मैं परसों कराऊंगी. So I'm also learning to do this. Otherwise, I will collapse. So no कहना सीखना, चीजों को देखना, ये important है. आखिरी जो ऑरेंज वाली ब्लॉक है, उसके अंदर हमने कहा है कि work hard but play well. Yes, life is hard. We have to work hard. There is no other way of living than working hard, no matter what. But when you're working hard, then you need to play well as well. यानी प्ले वेल का मतलब ये है कि आप अपने सेल्फ केयर के लिए भी कोई काम करें, ब्रेक ले, पिकनिक पे जाए, बच्चों के साथ हंसे, कोई पेट रखें, बच्चों के साथ उल्टी सीधी बातें करें, कोई बेकार बातें भी करें. आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन वैसे हम रिलीजियस लोगों के लिए होता है कि हम बिल्कुल फजूल बातें नहीं करना चाहते. हम कहते हैं अरे वक्त जाया हो रहा है. व्हाट इज दिस वक्त जाया? आई डोंट नो व्हाट इज दिस वक्त जाया. We're not talking about general public. We're talking about us जिसमें हम हर वक्त काम ही करते रहते हैं. बस हम तो फोन भी करते हैं तो शुराओं की बातें हो रही होती है. तो what is this वक्त जाया in my life? I don't know. अल्लाह करे कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला मुझे ना कहेंगे जवेरिया साहब आप भी वक्त जाया करते, लेकिन मुझे दिल चाहता है वक्त जाया करने का. And when I say वक्त जाया, to me it means I'm taking a break. तो ब्रेक लेना. ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड थी, और वो ये थी कि आप ये चेक कीजिए कि what is your way of relieving stress. ये इम्पोर्टेंट है. ये स्लाइड में मैं ये कहना चाह रही थी कि बाज लोग होते हैं
उनका स्ट्रेस रिलीव ये होता है कि वो खाना खाते हैं, और वो ज्यादा खाते हैं और वो जंक फूड खाते हैं। और बाज लोगों का ये तरीका ये होता है कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं। ये दोनों चीजें अनहेल्दी है, ये दोनों चीजें अनहेल्दी है। देखिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका स्ट्रेस रिलीविंग है कि आप आइसक्रीम खाएंगे या आप चिप्स खाएंगे एंड यू ईट टू मच, तो एक तो उससे आपको आप अपने माइंड को चुप करा रहे हैं ना। मैं इतना सारा आपको मेडिकल का इसका पीछे एक साइंस नहीं बताऊंगी टाइम जाया करने के लिए, लेकिन ये एक हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अगर आपको ये समझ आया कि अच्छा मैं स्ट्रेस में खाती हूँ, तो आपके लिए नहीं खाना इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो आप क्या करें, उस ईटिंग को हेल्दी ईटिंग पर कर दें। यानी आप नट्स खा लें बजाय चिप्स खाने के, या आप शुगरी ड्रिंक्स खाने के बजाय पानी पी लें, या आप वो खाने के बजाय कोई फल खा लें। तो नो योर वे ऑफ डीलिंग विद द स्ट्रेस, और फिर उसको नेगोशिएट करके हेल्दी पर लेकर आए। या अगर भूख हो जाती है, आप खाना छोड़ देती हैं, तो खाना छोड़ने के बजाय आप कहेंगे ठीक है इस वक्त मैं फुल मील नहीं ले सकती, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। ठीक है, तो अपना जो स्ट्रेस रिलीफ है उसको जानिए और उसको हेल्दी से चेंज कीजिए। आखिरी चीज है, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पहले से, तो अब मैं क्या करूं, है ना। तो ये बातें हम कर चुके हैं। चेंज द सीनरी, प्ले, राइट समथिंग। अगर आप ड्रॉ करें, कोई पेंटिंग कर लें, निटिंग कर लें, कोई भी हॉबी जो है वो इम्पोर्टेंट है। किसी से बात कर लें, किसी फ्रेंड से। और अब हम कुछ प्रैक्टिकली चीजें करेंगे। मैंने आपके साथ एक एक्सरसाइज की थी ग्रेटिफिकेशन वाली, ये दूसरी चीज है जो किसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स कहते हैं। अमूमन जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, when you go to a psychologist, they do this to you। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वो चीजें जिक्र करूंगी जो कि सेल्फ हेल्प है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव योर बॉडी, एक्सरसाइज एनी सॉर्ट, इफ इट इज वॉकिंग, बाइकिंग, गोइंग अप हिल, डाउन हिल, घर में लेजली वॉक कर लें। सर्दियां आ गई, आई नो इन कैनेडा इट्स हार्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक। लेजली वॉक घर में कर लिया, रोप स्किपिंग कर ली, लेकिन मूव योर बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू स्टे इन बेड, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर माइंडफुलनेस है, योगा है, मसाज है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। मैं दो के ऊपर बात करूंगी, एक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक मैं माइंडफुलनेस के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को कवर करें। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, व्हेन यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक फर्स्ट कीजिए, और व्हेन यू आर हैविंग एन एंजाइटी एपिसोड, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू डू, तो इस वक्त आप अपने दिमाग से बातें नहीं कर सकते। याद रखिए, when we are too overwhelmed, when you can't talk to your mind, it's hard। ठीक है, तो उस वक्त कहते हैं काम डाउन करना इंपॉर्टेंट है। so when you're very very stressed, इस वक्त मैं क्या करूं, तो इस वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस, तो चीजों को प्रैक्टिस करें। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होती है, एक 4-7-8 टेक्निक है या लॉन्ग एक्सेल टेक्निक है, आपको जो याद रहे। जैसे यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड एंड यू डोंट नो, और मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ओ माय गॉड खाना भी जल गया, अब मैं क्या करूं। So you just stay, wait, and just do this breathing exercise. One of the two कर लें, ठीक है। So 4-7-8 technique में ये है कि remember, you have to breathe in through your nose, and then you hold your breath, and then you have to exhale through mouth. ठीक है, breathe in through your nose, breathe out from your mouth, and then hold it. So 4 का मतलब है breathe in until the counting of 4. ठीक है, like अभी मैं कह रही हूँ तो आप इसको करने की कोशिश करें। I'll count till 4 and you breathe in through your nose. 1, 2, 3, 4. Now hold your breath until I count 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And now breathe out through your mouth until I count 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अगर आपको ये याद रहे तो आप इसको प्रैक्टिस करें, दिन में 2-3 दफा कर सकते हैं। और अगर ये याद ना रहे तो जो दूसरी चीज है वो असल में है लॉन्ग एक्सेल। ठीक है, ब्रीद इन थ्रू योर नोज, जितना भी आप कर सके, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन एक्सेल लॉन्ग। सो अगर आपको काउंटिंग याद नहीं रहे, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि आप काउंटिंग याद नहीं रहे, तो आपके देर तक एक्सेल करना है। सो ब्रीद इन, होल्ड and exhale. So breathe out from your mouth. So ये breathing exercise है when you are panicking, ठीक है। और आखिरी चीज जो थी वो है mindfulness। So mindfulness की बहुत सारी चीजें हैं जिसको करते होते हैं, जिसके अंदर आंखें बंद करके
बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। माइंडफुलनेस के कलरिंग बुक्स मिल रहे होते हैं और ये आराम से आपको डॉलरामा पे भी मिल जाते हैं और हर जगह मिल जाते हैं, या तो अगर आपको कलरिंग वाले पर्सन हैं आप वो कर लें, या माइंडफुल ड्राइविंग होती है, माइंडफुल वॉकिंग होती है, या स्टैटिक माइंडफुल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके अंदर यू आप प्रैक्टिस करते हैं कि आप आंखें बंद कर लें और आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें। सो अभी आप फ्यूचर पे नहीं जाएं बल्कि फोकस करें। तो ये आप टेक्निक सीख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल है इतनी हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसी के ऊपर थी, यही सारी चीजें थी कि लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने ट्रिगर्स को समझिए, पहले से अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और मुश्किल चीज आए तो आप इस तरह से ये पैनिक में और क्राइसिस में आप क्या कर सकते हैं। और आखिरी चीज से साइड थी वो है सोशल इंटरेक्शन, बफरिंग। सो इट इज अ थ्योरी, social buffering theory, that social support reduces the impact of life stress and psychological well-being. So इकना सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स का सर्कल है, फैमिली है, आइसोलेट नहीं हो, अपने आप को काटे नहीं, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, हेल्दी मीटिंग करें, इससे चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आखिरी बात यहाँ पर खत्म करेंगे कि अब आप ये सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है, दो बातें लग रही हैं। एक, आपको ये लग रहा है कि despite trying all this I can't manage myself, ठीक है। या दूसरा आपको ये लग रहा है कि I can't even try, I'm so depressed or I'm so stressed or I'm so anxious or my mind is so clouded that I can't do any of these, ठीक है। So in those situations में it means you need a professional help. Now you need to go to the doctor. The doctor will arrange or refer you to a psychologist or a counselor. Maybe you need to take medication. I'm not saying you definitely need medication. I'm saying maybe. ठीक है? I repeat again, if you feel like, अगर आपको ऐसा लगे कि you have done all these things, still this is not working, या आपको ये लग रहा है कि you are too stressed, so depressed, so anxious that you can't do any of that. So in those situations, you need to go and seek professional help. Especially if you have thoughts of suicide, or if you know someone who is in a similar situation, or they have thoughts of suicide, then you need to seek professional help. खुद ही काम मत करें, फिर डॉक्टर के पास जाए, या मेंटल हेल्थ लाइन होती है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, क्राइसिस सपोर्ट लाइन है, सुसाइड लाइन है, मेंटल हेल्थ लाइन है, जो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी ऑफ कनाडा में, किस प्रोविंस में रहते हैं, ऑनलाइन जाइए, आपको वो लिंक मिलेगा, आप उस मेंटल हेल्थ लाइन पर फोन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन एंड होती है, और आई डोंट नो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या क्या। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि जैसे दवा कब लेनी चाहिए, या दवा का क्या इसके अंदर रोल है। तो दवा का इसके अंदर ये रोल है कि जब पीपल आर टू डिप्रेस्ड, या पीपल आर टू एंशियस, या पीपल हैव अदर सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेसेस, तो दवा लेनी होती है। और दवा जो है वो आपका जीपी आपको दवा लेके देता है, लेकिन जब दवा लेते हैं तो उसको रेगुलरली लेना चाहिए। साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं दवा के, लेकिन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है। आपके जो जीपी है वो उसको फॉलो अप करता रहेगा, डोज को ऊपर नीचे करेगा। इफ मेडिकेशन इज नॉट हेल्पिंग और देयर आर टू मेनी साइड इफेक्ट्स दैट दे कैन चेंज टू सम अदर मेडिकेशन, लेकिन आपको दवा लेनी पड़ती है 6 से कम से कम 6 महीने के लिए, 6 से 9 महीने के लिए लेनी पड़ती है, अगर सिग्निफिकेंट एंजाइटी हो, अगर सिग्निफिकेंट डिप्रेशन हो तो। लेकिन दवा लेना भी जरूरी है। और जो दवाएं होती हैं वो नींद की दवा नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो मेंटल इलनेस की दवा होती है सारी वो नींद की होती है, नींद की नहीं होती है। वो आपके स्ट्रेस और आपके डिप्रेशन और आपके एंजाइटी को एड्रेस करती हैं। अलबत्ता चूंकि नींद मुतासर होती है, इसलिए कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपकी नींद को इम्प्रूव भी करती हैं। और नींद हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि नींद बेहतर होती है तो चीजें बेहतर होती हैं। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि अगर कोई और स्ट्रेस में हो तो हम क्या करें,
उसको कैसे करें, हमारा कोई दोस्त है या हमारा कोई घर के फैमिली मेंबर है, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि आप उसको अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाइए, खासतौर पे जो यंग बच्चे होते हैं, आपके टीन एज बच्चे होते हैं, आप उनके अंदर साइंस देख रहे होते हैं कि वो स्ट्रेस्ड हैं या दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ issues, लेकिन you don't know how to help, how, or even if you go to them and you want to talk to them, they do not interact, या वो कहते हैं I don't know, या I don't want to talk about it, तो फिर आपको ये लगता है कि वो शायद रूड हो रहे हैं या फिर मैं इनसे कैसे इंटरेक्ट करूं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि if this is your child and know the power of being a parent, और आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है और फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, आप उसके खाने का ख्याल रख रहे हैं, आप उसका अपना फिजिकल जो टच है, जैसे कि हग करना या जैसे कि हाथ लगाना या आते जाते कान में कह देना कि यू नो योर मम इज ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड टॉक अबाउट इट। यानी अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं डिस्कशन को, और इफ यू वांट हेल्प वी कैन गो टू अ डॉक्टर, वी कैन सी अ काउंसलर, तो उसको इस तरह से। और टीनेज के लिए होता है, आज हमारा टॉपिक इस पे नहीं था, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि सुसाइडल थॉट्स के ऊपर नजर रखें, स्पेशली इफ देयर इज अ टीनेजर एंड इफ यू आर सीइंग साइंस, सम ऑफ द साइंस दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, तो आप जरूर फिर हेल्प लेने की कोशिश करें, और या तो उसको रेफर कर दें, उसको कहें कि आप किसी काउंसलर से बात कर लें। और ये इन यंग बच्चों के लिए तो स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, और या जीपी से बात कराने के लिए तो उसको इनकरेज कीजिए, खाने का ख्याल रखिए, चेक करते रहें। तो अगर बच्चे हैं तो उनके साथ ये करें, और अगर कोई सिस्टर है तो बी विद देम, टॉक टू देम, उनको इन्हीं तरह की छोटी छोटी कुछ चीजों की तरफ कहिए जिसका मैंने बताया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो टू मच स्ट्रेस्ड अप हैं और आप उनको नहीं सपोर्ट कर रही और आपके लिए टू ओवरवेलमिंग है, तो फिर आप उनको भी किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सारा काम हम नहीं कर सकते और सारा काम अकेले हमें करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमारा काफी टाइम हो गया, हम आज का अपना सेशन खत्म करते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे आप लोगों की बातें होंगी और सवालात भी होंगे। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें एक दफा फिर मौका दे तो हम दोबारा इस पर कुछ बात करेंगे। और अगर किसी के कोई सवालात और हैं आप हमें भेजिए, हम देखते हैं कि अगर हो सका तो हम आपको पर्सनली रिप्लाई भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और बहुत सारी दुआओं के साथ कभी मोमिन बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरा प्यारी जवेरिया, आपके टाइम देने का और इतने ब्यूटीफुल सेशन का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, आपके वक्त में बरकत अता फरमाए, और इसी तरह हम आपसे फ़ायदा उठाते रहें और आपकी इन तमाम कोशिशों को आपके लिए सदक़ा जारिया बनाए। आमीन इलाही आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आप तमाम बहनों का मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने नोट्स भी लिए होंगे, अपने लिए कुछ एक्शन प्लान्स भी सोचे होंगे, और यकीनन हम वो एटलीस्ट वो जो ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी थी उसको ज़रूर करके देखेंगे। और साथ साथ अपना ख्याल रखना हमें सीखना है, कैसे अपने स्ट्रेसेस को मैनेज किया जा सकता है, कैसे हम अपने कामों को डेलीगेट कर सकते हैं, और कैसे अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत प्यारी नेमत है। तो प्यारी बहनों, आप सबके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहें तो आप अपने हमारी वेबसाइट के अंदर अपने अपने शहर को ढूंढिए और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट का विज़िट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी बेनिफिशियल प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से हों वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अगेन आप सबका अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, हमें इस ज़िंदगी को बेहतरीन और भरपूर तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम इसके एक एक लम्हे से भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हों, और इंशाअल्लाह ताला इसी दुनिया के ज़रिए से हम अपनी आखिरत कमाने वाले बन जाएं। और जो भी मुश्किलात इस रास्ते में आ रही हैं अल्लाह ताला उनको हमारे लिए आसान करें और उनका अजर इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए महफूज करें।
आखिरा में। सो प्यारी बहनों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबसे फिर मुलाकात होगी हमारे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए इंशाअल्लाह अगेन आप सबके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आपको ये प्रोग्राम्स अच्छे लगे हैं तो ज़रूर इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंशाअल्लाह हमारे चैनल्स पे अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज लाने का सबब बन जाए और वो आपके लिए भी एक सदक़ा जारिया बन जाए। आमीन इलाही आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।